Hello friends, today I am going to teach you in next chapter, that is breathing and exchange of gases। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है और उसका जो गैसेस होती हैं उसका एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले देखो, हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर दो टर्म्स दी हुई हैं, एक ब्रीथिंग होता है आपका और एक रेस्पिरेशन होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीथिंग में जैसे कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का क्या होता है, गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम जो ग्लूकोज होता है उसका यूटिलाइज़ करते हैं तो यूटिलाइज़ करने के बाद जो हमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। लाइक एस देखो, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग। ये जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म होती है वो डिपेंड करती है मेनली ऑन देयर हैबिटेट पे एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि आपका स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं O2 विद CO2 किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू करते हैं ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। पूरी इंटायर बॉडी से क्या करते हैं, O2 और CO2 का सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। ठीक है, उसके बाद अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म यूज़ देयर मोस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म किसका यूज़ करते हैं, मोस्ट क्यूटिकल का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब भी जिसको हम बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ए फिर क्या बोलता है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। उसे जो गिल्स का स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक अर्थोपोडा एंड मोलस्का। जो कि वेरस बैग लाइक स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो कि जो गिल्स के थ्रू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अमंग वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेज हो गया यूज गिल्स, वेरस एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स के थ्रू। जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग, जिस एम्फीबियंस के अंदर क्या होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, वो अपने मोस्ट की स्किन से और मोस्ट स्किन से करते हैं। उस स्किन से करने वाले उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे गिल से हो रहा था तो ब्रैंकियल बोला, लंग से हो रहा था तो उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला, एंड अगर स्किन से हो रहा है तो हम उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि आपका एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। देन आगे देखिए, अब इसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले जो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती है ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। हमारे जो अपर लिप्स होती है उनके ऊपर जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रल्स, जो कि नोज़ के स्टार्टिंग में जो वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, नेज़ल चैम्बर बनता है, एंड नेज़ल चैम्बर के बाद नेज़ल पैसेज होता है। द नेज़ल चैम्बर जो होता है आपका ओपन होता है फेरिंक्स के अंदर। ये कॉमन पोर्शन होता है फूड का और एयर का, क्या, फेरिंक्स जो होता है। तो सबसे पहले जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बनी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से आपकी क्या बनी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद क्या बनी आपकी, नेज़ल चैम्बर बना, नेज़ल चैम्बर। उसके बाद नेज़ल चैम्बर के बाद आपका नेज़ल पासेज बना। उसके बाद जो है आपका फेरिंक्स बनेगा। उसके बाद जो है आपका लैरिंक्स बनेगा। ठीक है, ये इसका वो होता है मतलब पाथवे होता है, एयर का जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू, मतलब एयर सबसे पहले जो होती है आपकी, ये हमारी जो एयर होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के पास जाती है, देन नेज़ल चैम्बर के पास जाती है, देन नेज़ल पासेस के पास, देन फेरिंक्स एंड देन लैरिंक्स। बाहर से जो भी एयर आती है उसको कंडक्शन का काम करता है। जो हमारे नेज़ल चैम्बर और नेज़ल पैसेज होते हैं वो जो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी ये ह्यूमिडिफाइड करती है। ठीक है, तो आगे देखिए, उसके बाद लैरिंक्स जो होता है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स का होता है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में, और वो उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या करती है, प्रिवेंट करती है हमारा फूड जो होता है उसको वो लैरिंक्स के अंदर ना जाए।
ठीक है। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब किसकी होती है, एक्सटेंड होती है। ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड थोरेसिस कैविटी के पास प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्री इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई। फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्री के पास प्रेजेंट होता है और वो बाद में डिवाइड हो जाती हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई जो होती हैं वो आपकी डिवीज़न करके बनाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई। और जो ब्रोंकाई होती है वो ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई होती है एंड ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का। ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल जो लास्ट में सबसे लास्ट में होती है वो क्या करती है, गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका ये जो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कॉम्प्राइजेज द लंग्स। जो आपकी ब्रांचिंग नेटवर्क होती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई, ये तीनों मिला के क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स का। नीट 2013 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन देखिए वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये कवर्ड होते हैं डबल लेयर से जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, मतलब कि जो लंग्स को कवरिंग करने वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरा। और प्लूरा इस लंग्स के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड रहता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, आगे देखिए इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, लंग्स का जो सरफेस होता है उसको फ्रिक्शन से बचाता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टैक्ट में होती है थोरेसिक कैविटी के में। एंड देन देखिए द वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टैक्ट में होती है लंग सरफेस के। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है, और जबकि एल्वेलाई वाला पार्ट जो होता है वो आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है, मतलब कि जहाँ पे जो गैसेस का मेन एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है गैसेस का ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टू दी एल्वेलाई के पास, क्लियर इट फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट है, एक कंडक्टिंग पार्ट हो गया आपका जो कि कंडक्ट करेगा, और एक आपका क्या हो गया, एक्सचेंज पार्ट हो गया। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, जो इसको मतलब कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या होता है, जो आपकी एयर होती है उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसमें क्योंकि बाहर से जो एयर आती है उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी रहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर, तो उसको क्लियर किया जाता है और उस क्लियर करके उसको उसके हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये और उसके बाद एक्सचेंज पार्ट जो होता है उसमें O2 और CO2 का एक्चुअल डिवीजन होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग पार्ट का क्या मेन रोल होता है और एक्सचेंज पार्ट का क्या मेन रोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिस लंग आर सिचुएटेड इन द थोरेसिस चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली इन एयर टाइट चैम्बर। लंग्स के अंदर जो थोरेसिस चैम्बर होता है आपका ये फॉर्म होता है डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली बाय द स्टर्नम, मतलब आगे से स्टर्नम से, और लेटरली बाय द रिब से, मतलब साइड से जो होती है वो रिब से होता है। एंड ऑन द लोअर साइड नीचे की तरफ जो होता है वो डोम शेप डायफ्राम होता है। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ द लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. ठीक है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली एल्टर द पल्मिनरी वॉल्यूम। सबसे पहले जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं कि उनमें क्या मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसको अंदर लाया जाता है, उसमें CO2 भी प्रेजेंट होती है। CO2 रिच एल्वेलाई एयर रिलीज्ड आउट, और जो CO2 रिच एल्वेलाई के अंदर जो CO2 रिच एयर होती है उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है। डिफ्यूजन होता है गैसेस का CO2 का और O2 का अक्रॉस एल्वेलाई मेम्ब्रेन के बीच में, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का बाय ब्लड के थ्रू। डिफ्यूजन होता है एयर टू O2 एंड CO2 को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू।
यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ O2, इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एज एंड डेल्ट इन द चैप्टर 12, जो रेस्पिरेशन आपका दे रखा है उसके अंदर इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर जो इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी टर्म है, मतलब कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली ज़्यादातर जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपकी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आगे जो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन को पूछ लेता है। सबसे पहले देखिए इंस्पायरेशन जो होता है, एक इंस्पायरेशन होता है आपका और एक एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी बाहर की एयर होती है, ठीक है, उसको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, जो अंदर की एयर होती है उसको बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अंदर की बाहर, जब इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, जब बाहर की एयर आएगी आपकी, उसे अंदर लेके जाएगा, तो बाहर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। आपने पढ़ा होगा ये वाली PV = nRT वाली इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब बाहर वाला प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा तो अंदर क्या करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो बाहर की एयर है वो अंदर चले जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। जैसे इसके अपोजिट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सपायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो अंदर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और अंदर की वॉल्यूम जो होगी वो कम होगी। अंदर प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम, तो क्या होगा, आपका एक्सपायरेशन हो जाएगा। अब देखिए इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाया जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वेलाई एयर रिच एयर को रिलीज आउट किया जाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, अगर लंग के अंदर का प्रेशर, अगर अंदर का प्रेशर है लंग्स का, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि जब हमें एयर को बाहर से अंदर पहुंचाना है तो अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को ज़्यादा करना पड़ेगा। और अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, जो आपका अंदर की तरफ जो होगा वो एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। उसकी वजह से हम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर जाएगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होता है, प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है हायर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायफ्राम। एंड इसके अंदर क्या होगा, जो डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होती हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, बिटवीन द रिब्स, जो होता हेल्प करती है जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये नीट 2020 के अंदर पूछा गया है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर इन द एंटरपोस्टीरियर एक्सिस। जब इंस्पायरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, जो डायफ्राम होगा उसमें इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, जो बाहर वाली एयर है वो अंदर जाएगी, तो डायफ्राम जो होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपकी जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज़ करेगी अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर क्या कर रही है, बाहर वॉल्यूम कम है, अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है। ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप होती हैं, ठीक है, एंड द रिब्स स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये नीट 2020 के अंदर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी आगे लाइन जो है, द ओवरऑल इंक्रीज होती है इन द वॉल्यूम of thoracic causes similar increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure. ये देखो जब pulmonary volume जो है वो इंक्रीज कर जाएगी तो प्रेशर जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इसकी वजह से जो एयर है वो आउटसाइड से अंदर की तरफ चले जाएगी लंग्स के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। उसके बाद देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है रिलैक्सेशन में क्या देखेंगे हम, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ये बाद में क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। रिड्यूस द
thoracic वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, और अंदर जो होगी वॉल्यूम क्या होगी आपकी, जब अंदर वो प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम होगी, तो जो अंदर का एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर उस वाले में, तो ये अंदर का जो आपका प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और बाहर जो होगा वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, अंदर वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, उसकी वजह से जो आपकी एयर है वो अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द, इसमें क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपायरेशन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑन एन एवरेज इसमें क्या होता है, हेल्दी ह्यूमन जो ब्रीथ करता है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर। ठीक है, एयर को किससे मापा जाता है, ब्रीथिंग जैसे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट को किससे एस्टिमेटेड किया जाता है, स्पायरोमीटर से किया जाता है, जो कि हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस में। उसके बाद देखिए आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, इससे एक भी मतलब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर इसी वाले टॉपिक से पूछा जाता है। ऑलमोस्ट इसी साल भी नीट 2024 के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा है वो इन्हीं से पूछा गया है। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो हम नॉर्मल एयर इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्सी कितनी होती है, 500 मिलीलीटर होती है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, और उसको इसके अंदर वॉल्यूम कितनी होती है, 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, तो जो एयर हम एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मली और इंस्पायर कर रहे हैं उसको हम बोल दिए टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितनी भी एडिशनल वॉल्यूम जो होती है पर्सन जो इंस्पायर करेगा, जैसे मान लो मैंने फोर्सिबल इंस्पायरेशन करा, मतलब बाहर से मैंने बाहर उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायर कर दिया, मतलब अंदर बाहर की जो एयर को अंदर की तरफ खींच लिया, इंस्पायर कर लिया, उसके बाद भी जो एडिशनल एयर ऑफ एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। उसके बाद जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होती है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब जितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक पर्सन बाहर एक्सपायर कर सकता है, कब, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान। फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया मतलब कि जैसे उसको क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ छोड़ दिया, उसके छोड़ने के बाद भी जो एडिशनल एयर ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, देखो जो एयर रिमेनिंग बच जाती है लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन करा मैंने जैसे भी, उस फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान भी जो एयर बची हुई है, क्योंकि आपकी जो लंग्स के अंदर सारी एयर बाहर नहीं जा सकती, अगर आपकी लंग्स के अंदर से सारी एयर बाहर चले जाएगी तो आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो जो एयर बाहर निकल गई है उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। उसके बाद देखो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो क्या बोलते हैं इंस्पायर करता है, जैसे मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, एक्सपायरेशन के बाद भी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है मैं उसको इंस्पायर करूं, बाद में नॉर्मल इंस्पायर करूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब कि वो बाहर छोड़े टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को, कब, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। अगर नॉर्मल, जैसे मान लो कि मैं नॉर्मल इंस्पायर कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायर कर रही हूँ, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको मैं एक्सपायर कर दूँ, ठीक है, उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब कि जो अगर मैं एक्सपायरेशन करूँ और एक्सपायरेशन के बाद जितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको इंस्पायर करूँ, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ध्यान रखना, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपका जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, इनमें दोनों में एक डिफरेंस है। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर जो होती है बच जाती है दोनों के अंदर, बट इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर क्या होता है,
आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, बट रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन होता है। तो दोनों के अंदर यही है, इसके अंदर ERB और RB दोनों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आपकी वाइटल कैपेसिटी आती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को कोई भी पर्सन है मतलब एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इसमें TB, IRB, ERB स्टार्टिंग की जो तीनों होती हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद, इसमें फोर्सिबल एक्सपायरेशन है। उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एकोमोडेट किया जाता है उसमें क्या आता है, TB आती है, IRB आती है आपकी जेरा, और RB आती है, और वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो होती है एल्वलाई जो होती है वो प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का, मतलब कि जितनी भी गैसेज का एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, वो एल्वलाई के थ्रू ही होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन, और किसके अंदर होता है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज दी साइड बाई सिंपल डिफ्यूजन। O2 और CO2 का किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी पीछे भी पढ़ा था कि कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर है जो अगर उसको बाहर से अंदर भेज रहे हैं तो उसमें भी एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था। सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज होती हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड, किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर जो होता है, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, P4 पार्शियल प्रेशर। उसके बाद देखिए ये नीट 2016 और 21 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। मतलब कि ये O2 CO2, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर O2 कितनी होती है 159, एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 कितनी होती है 0.3, एल्वलाई में कितनी होती है 104, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, और CO2 का कितना होता है 40 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 40, और आपका CO2 का कितना होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो O2 का कितना होगा 95, और CO2 का कितना होगा 40। टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो 40, और आपका CO2 का अमाउंट होगा वो कितना होगा 45। इस टेबल से क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इससे भी रिपीटेड होते रहते हैं बार बार। उसके बाद देखो यहाँ पे द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो मेड अप होती है 3 लेयर से, मेजर लेयर से। उसको 3 स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे पहले जो बाहर वाली होती है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है एल्वलाई, और उसके बाद जो होती है एंडोथेलियम एल्वलाई कैपिलरी से, और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसे हम बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ये AIPMT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरी इन बिटवीन देम, हाउएवर इट इज टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। इसकी जो टोटल थिकनेस होती है वो मिलीमीटर से भी कम होती है। All the factors in our body are favorable for diffusion of O2 and O2 from alveoli to the tissue and that CO2 from tissue, क्योंकि जो alveoli rich therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue। देखो जो alveoli के अंदर होता है O2 रिच होती है और टिश्यू के अंदर CO2 रिच होती है, तो बोल रहा है फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वलाई से टिश्यू, क्योंकि जो टिश्यू होता है उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेगा, ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद टिश्यू के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, और CO2 का अमाउंट जो बढ़ने के बाद वो फ्रॉम टिश्यू से एल्वलाई के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और बाहर एग्जिट आउट कर जाएगा। उसके बाद देखिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में पढ़ेंगे ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 के लिए मीडियम होता है। ठीक है, कौन, ब्लड होता है। ये इस लाइन में से क्या बोलते हैं, AIPMT 2009, 11 और नीट 2014 के अंदर पूछा हुआ है। अबाउट 97% O2 जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है RBC के थ्रू, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। द रिमेनिंग 3% जो O2 होती है वो कैरिड आउट किए जाते हैं डिसॉल्व स्टेट में, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। नियरली 20 से 25% CO2 जो ट्रांसपोर्ट की जाती है वो RBC के पास,
और 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के थ्रू की जाती है। अबाउट 7% जो CO2 होती है उसको कैरिड आउट किया जाता है डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखो अगर ऑक्सीजन जो होता है, अगर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 प्लस हीमोग्लोबिन अगर आपका कनेक्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है RBC के अंदर। O2 जो होता है कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी होमोग्लोबिन। ईच होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है कैरी करता है मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। बाइंडिंग होती है जो ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरी रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन की जब बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है आपका O2 का वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि जो H+ जो आपकी जो टेम्परेचर जो होगा वो भी आपका क्या कर जाएगा, वो टेम्परेचर आपका जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। pH जो होगी वो आपके H+ आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी और pH जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH के। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। ए सिग्मोइड कर्व, तो इसमें मोस्टली देखो, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, CO2 का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, और लेकिन इसका अपोजिट जो होगा, इससे हम ये सब होगा आपका, और टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब CO2 प्लस हीमोग्लोबिन बाइंड होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो CO2 का वो इंक्रीज कर जाएगा, O2 का जो है डिक्रीज कर जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, pH आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH के। ठीक है, अब देखो जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज हीमोग्लोबिन के साथ जब बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, उसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2. This curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factor like PO2, H+ concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin. In alveoli where there is high, अभी बता दिया कि जब ये PO2 की कंसनट्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी आपका, और आपके क्या बोलते हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, H+ आयन की कंसनट्रेशन जो है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कर्व है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। उसके बाद देखो इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कंसनट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। एल्वेलाई के अंदर क्या होगा, वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है बाइंड करने की, तो ऑक्सीजन जब इंक्रीज कर जाएगा तो CO2 कम हो जाएगा, H+ कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर इन द टिश्यू के पास। तो अब ये था आपका एल्वेलाई के पास। अब टिश्यू के पास क्या होता है, टिश्यू के पास वेयर लो PO2, हाई CO2, हाई H+ कंसनट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। इन दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोशिएट इन द टिश्यू। ये क्या होता है, टिश्यू के पास तो डिसोशिएट हो जाता है, और इससे पहले जो एल्वेलाई के पास क्या हो रहा था, वो एसोशिएट हो रहा था। ठीक है, जो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है, ये देखो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ द O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी
उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं कि कैसे होता है। जब CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज ए कार्ब हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल दिया, CO2 बाइंड कर रहा है उसको कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोल दिया। इसमें क्या होता है 20 से 25% होती है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। when PCO2 is higher and PO2 is low as in tissue, जब टिश्यू के पास CO2 क्या होता है CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए और PO2 की कंसनट्रेशन लो हो जाए तो उस टाइम पे क्या हुआ है मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एज कम्पेयर टू CO2 अकर वेयर द when the CO2 is low and PO2 is high in the alveoli, तो उस कंडीशन में क्या होगा डिसोसिएशन होगा ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, दैट इज अ CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। उसके बाद देखिए RBC जो है वो आपकी बाइंड होती है। RBC जब कंटेन करती है आपकी वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, उसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। माइन्यूट क्वांटिटी में आपका सेम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर भी, ठीक है। कौन सा प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है और माइन्यूट क्वांटिटी में ये प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होता है और ये यहाँ भी प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर CO2 और H2O दोनों मतलब कि रिएक्ट करते हैं तो बनता है कार्बन हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। टिश्यू साइड पे क्या होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो एल्वलाई रिच एयर को यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो CO2 का अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम पे क्या होता है CO2 डिफ्यूज़न इनटू ब्लड हो जाती है। CO2 का डिफ्यूज़न हो जाता है किसके अंदर RBC एंड प्लाज्मा के अंदर और वो फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट आयन को NH पॉजिटिव कंसनट्रेशन को एट द एल्वलाई साइट वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हमने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है कंजप्शन होने लगता है ज़्यादा। उस ऑक्सीजन के कंजप्शन के बाद एक टाइम ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए जो ब्रीथिंग होती है वो रुकती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो CO2 की कंसनट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, तो हमारे जो टिश्यू को इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि हाँ बॉडी में CO2 का अमाउंट ज़्यादा होने लगा। फॉर्मेशन ऑफ CO2 NH पॉजिटिव दस CO2 trapped as a bicarbonate at tissue level and transport to the alveoli is released out of CO2, जो alveoli rich CO2 होती है उसको released out कर दिया जाता है बाद में। जो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर करता है अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ द ओट CO2 को किसके पास एल्वेलाई के पास, ठीक। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर क्या होता है एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम पॉन्स बोलते हैं, पॉन्स ऑफ द ब्रेन, उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं। ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। इसमें क्या होता है कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, इस मतलब कि इसके जस्ट साइड में कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 के लिए एंड हाइड्रोजन आयन के लिए, जो कि अगर CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर होने ज़्यादा फील होने लगती है। Increase in these substance can activate these center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। उसके बाद इनके क्या कर दिया जाता है एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। यहाँ से देखो नीट 2013 में 15 में 16 में 17 में 18 में और 19 में पूछे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अस्थमा एम्फाइसीमा और डिसऑर्डर। उसके बाद देखो अस्थमा क्या होता है ये डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, कॉज करता है वीजनिंग मतलब ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। अस्थमा के अंदर ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं आपके इन्फ्लामेशन कर जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और ब्रीथिंग कॉज वीजनिंग डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। उसके बाद एम्फाइसीमा होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है कॉरोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर एल्वलाई बेल जो होती है डैमेज हो जाती है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज कर जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस, जो ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वलाई वॉल्स होती हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वलाई वॉल्स होती हैं, वो क्या करने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है, जो ये सिगरेट होती है, वो उसको धीरे धीरे क्या करने लगती है, रिड्यूस करने लगती है। ये मेजर कॉज होता है इसका। उसके बाद जो है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़, जो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जो कंपनीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। उनको वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होने की वजह से उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी को कॉप नहीं कर पाता विद द सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद लंग्स एक्सपोज कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। उसके बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे जो लॉन्ग टाइम के बाद एक्सपोज करने लगते हैं, उनके जो लंग्स होते हैं उनमें वो इन्फ्लामेशन करने लगते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है उनके अंदर, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब कि उनके अंदर, एंड दस कॉज सीरियस लंग्स डैमेज, और उनके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड बियर मास्क। इसमें जो 2024 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के बनती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के बनती है। उसके बाद देखिए वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को मिला के बनती है। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के बनती है। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।